हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो प्रीवियस लेक्चर तक वहाँ पे पढ़ लिए हैं। वो लेक्चर में हमने देखा हुआ है कि हाउ द ट्रेंड्स विल गो इन पीरियोडिक टेबल व्हेन यू कंसिडर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एटॉमिक रेडाई है, आयनिक रेडाई है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है। ये ट्रेंड्स जो है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कैसे चेंज होते हैं ये कल हमने डिस्कशन कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में ये सारा का सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है। ये डिस्कशन में हमने यही चीज़ वहाँ पे की थी कि जो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं। जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, सिल्वरी है, वाइट है, लस्ट्रस है, सॉफ्ट है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि आयोनिक रेडाई है, एटॉमिक रेडाई है, ये जो है ये वहाँ पे डाउन द ग्रुप वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था कि आयनिक रेडाई, एटॉमिक रेडाई डेंसिटीज़ जो है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसके बाद हमने देखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू कंसिडर एनी ग्रुप और एनी पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हमने वहाँ पे क्या किया था, कवर कर लिया था। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कवर हुआ है और उसमें हमने ये भी देखा है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है वहाँ पे उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी कम होता है, क्योंकि लास्ट वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो ग्रुप 1 का एक इलेक्ट्रॉन हो या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के 2 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट शेल के, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे कैसे लूजली बाउंड होते हैं। सो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हमें नहीं होती। आयनाइजेशन एनर्जी का अगर कंसेप्ट आपने देखा या आयनाइजेशन एनर्जी के अगर वैल्यूज़ आपने देखे, सो फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज़ क्या होते जाते हैं, वहाँ पे कम होते जाते हैं। ये जनरल ट्रेंड हमने देखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का अगर आपने कंसिडर किया तो। नेक्स्ट हमने किया था ये कि ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। दे आर हैविंग यू कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, उनके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे अल्कली मेटल में से कोई भी मेटल आप कंसिडर करो, वो जो मेटल होता है वहाँ पे वो मेटल किस तरीके से क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन देने की वहाँ पे कोशिश कर रहा है। चाहे आप लिथियम से लेके फ्रांसियम तक जाओ, सो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश कर रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो हम बोल सकते हैं कि इट कैन हैव अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उनमें वहाँ पे रहने वाले। सेम केस हैपन्स विद ग्रुप 2 एज वेल। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में, उनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी वो डोनेट करने की कोशिश करेगा, गिव अप करने की कोशिश करेगा, और वो लूजली बाउंड है इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। बट हमने ये भी देखा है कि अगर अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों की अगर आप कंपैरिजन करते हो बेस्ड ऑन यू कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, सो अल्कली मेटल्स आर हैविंग हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स दैन अल्कलाइन अर्थ मेटल। कल मैंने इस चीज़ का डिस्कशन किया था आप लोगों से कि अगर मैंने कहा कि सोडियम है विच बिलोंग्स टू ग्रुप 1, ठीक है, एंड मैग्नीशियम है वो विच बिलोंग्स टू ग्रुप 2। सो सोडियम और मैग्नीशियम जो है उसमें सेम शेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, 3 शेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। बट द डिफरेंस इज़ कि लास्ट शेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, वेरस मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे लोकेट करते हैं। सो उस चीज़ की वजह से क्या होगा, लास्ट का जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में है, वो लास्ट का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफ़ी आसानी से सोडियम क्या कर सकता है, दे सकता है, बिकॉज लास्ट का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के एटम में मौजूद है और वही सोडियम का जो न्यूक्लियस है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वहाँ पे कम होगा रादर देन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द मैग्नीशियम, ठीक है। एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर पुल भी
दो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ पे भी सोडियम में न्यूक्लियर पुल होगा ही वैलेंस शेल पर, वो कम होगा, मैग्नीशियम में थोड़ा ज़्यादा होगा। इसलिए सोडियम आसानी से क्या कर सकता है, लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दे सकता है। सोडियम के लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी आसानी से वहाँ पे दिए जा सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अल्कली मेटल्स, जनरल बात हो रही है, अल्कली मेटल्स जो है वो अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है अल्कली मेटल का, वो ज़्यादा है रादर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये कंप्लीशन हमने किया हुआ था। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट 1 एंड 2। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन होगा। लाइक अगर अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है हलाइड्स का, ये भी वहाँ पे होगा। ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन कैसे हो सकती है, ये सारे रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं इन द particular subtopic called as chemical properties of group 1 and 2 elements। so यहाँ पे आप एक चीज़ को हमेशा से याद रखो कि जब भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स, सो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में वहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। हम स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम हम ग्रुप 1 को कंसिडर कर रहे हैं, एंड ग्रुप 2 में आप अगर कंसिडर कर रहे हो तो वो जो आपका पहला है बेरिलियम टू रेडियम तक आप ग्रुप 2 को क्या कर रहे हो, कंसिडर करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से एक रिकॉल था, प्रीवियस लेक्चर का एक रिकॉल था कि जो लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए कि क्या क्या पॉइंट्स हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस विद द chemical properties of group 1 and group 2 elements. So before going to start chemical properties of group 1 and group 2 elements, you have to focus on electronic configuration of group 1 and group 2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 करके हम वहाँ पे लिख रहे हैं। ग्रुप 2 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, NS2 करके वहाँ पे लिख रहे हैं। सो इट विल बी ओके विथ अस कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद रख रहे हैं तब जाके क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज वी नो वेरी वेल अबाउट द वैलेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आफ्टर हैविंग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो बेटर ये है कि ये भी लेक्चर आप ऐसे ऑब्जर्व करो कि टेक्स्ट बुक आपके सामने रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रहेगा, एंड देन आप वहाँ पे क्या करते जाओगे, मैं जो बता रही वो मैच करते जाओगे। सो लेक्चर समझने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज समझने के लिए ये तरीका काफ़ी अच्छा है। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है वहाँ पे बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट उन्होंने दिया हुआ है, चाहे वहाँ पे आप अल्कली मेटल्स बोलो या चाहे आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलो, दोनों के जो नेचर होते हैं वहाँ पे वो रिएक्टिव नेचर है, काफ़ी रिएक्टिव है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स भी आप बोलो या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी आप बोलो, वो वहाँ पे क्या है, बेसिकली रिएक्टिव नेचर दिखाते, मतलब किसी दूसरे एटम के साथ या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ काफ़ी आसानी से रिएक्शन उनकी वहाँ पे हो सकती है। सो ये जो रिएक्टिविटी है बेसिकली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की जो रिएक्टिविटी है ये क्यों है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पर MCQ में भी या एक्सप्लेनेशन में भी ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है कि वाई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर सो रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, सो क्यों रिएक्टिव है, यहाँ पे ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं आपको। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ की वैल्यू काफ़ी वहाँ पे कम है। ठीक है, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आपने टेक्स्ट बुक लेके कल पढ़ा होगा कि क्या क्या हमने कवर अप किया है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, जो किलो जूल्स पर मोल में वहाँ पे दी गई है, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ के वैल्यूज़ भी काफ़ी वहाँ पे कम है।
एक्सेप्शन है नो डाउट कि ग्रुप 1 में जो लिथियम है वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, ग्रुप 2 में जो बेरिलियम है वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। व्हेन यू कंपेयर इट विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स वो थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाता है नो डाउट, बट वहाँ पे उसके साथ साथ ही आपको एक चीज़ का ख्याल भी रखना होगा कि वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ की वैल्यू इतनी कम है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे रिएक्टिव नेचर क्या है, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या है, ज़्यादा है। बट उसमें भी अगर आप कंपैरिजन करो कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्टिव है, ये मैंने अभी बताया क्यों है, लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है, लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, दे कैन बी इजीली यू कैन से गिव अप, ठीक है, बाय अ पर्टिकुलर एटम ऑफ एलिमेंट। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, इसलिए वहाँ पे रिएक्टिव नेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो ये जो रिएक्टिव नेचर है इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है ये काफ़ी सभी से रिएक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। जनरल वे में बता रही हूँ, एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। बट यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अगर रिएक्टिव नेचर आपको किसी ने पूछ लिया कि चलो रिएक्टिव नेचर तो आपने बता दिया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दोनों भी रिएक्टिव है, बट व्हेन यू कंपेयर ग्रुप 1 विथ ग्रुप 2 बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, ठीक है, सो ग्रुप 1 ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा या ग्रुप 2 के एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज ग्रुप 1 में जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विच इज़ मोर ईजीली लूज बाय अ पर्टिकुलर एटम ऑफ एलिमेंट रादर देन हैविंग 2 electrons in the valence shell which is present in group 2 element. So group 1 की reactivity थोड़ी ज़्यादा होगी group 2 के एलिमेंट से। सो अब डिटेलिंग हम कर लेंगे बहुत अच्छे से, वो जो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं कि पेज नंबर 115 जो है 115 पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में भी पहले डिस्कशन मैं करूँगी एंड देन ओनली वी विल बी स्टार्टिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे पहले वो प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में डिस्कशन होगा। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम 8.2। आप टेक्स्ट बुक आपके सामने रखो, इतना प्रॉब्लम यहाँ पे लिखूँगी नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगी। सोडियम फॉर्म्स ionic compounds having formula NaCl, NaH and Na2CO3। एक्सप्लेन, उन्होंने ये कहा है कि सोडियम जो है वो सोडियम जनरली आयोनिक कंपाउंड ही वहाँ पे प्रिपेयर करता है, सोडियम जो है वो आयोनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर रहा है, और वो कौन कौन से कंपाउंड्स वहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे NaCl प्रिपेयर कर रहा है, NaH मतलब हाइड्राइड फॉर्मेशन कर रहा है, एंड दूसरा है यहाँ पे Na2CO3 ये भी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो अगर सोडियम ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है तो उसका रीज़न क्या होगा। पहले तो सोडियम है ना, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ne3S1, ये मैंने कंडेंस्ड फॉर्म लिखा हुआ है, अदरवाइज़ आप 1s2 2s2 करके भी लिख सकते हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम यू हैव टू राइट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर काम चल रहा है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो सो राइट द कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है Ne3S1। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3s1 उसमें एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है, सो कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके सोडियम एटम में। सो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगर NaCl यहाँ पे टूटता है तो Na+Cl- आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Na+ और H- मिलेगा, यहाँ पे होता है 2Na+ + CO3 2-, इस तरीके से वो कंपाउंड जो है वो टूट जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बट इससे समझ में क्या आता है आपको, हर एक पॉइंट पे अगर आप देखो Na+, यहाँ पे भी Na+, ये 2 जो है ये 2 बैलेंसिंग के लिए दिया। बेसिकली इसके ऊपर चार्ज कितना है ये पहले देखो, ये +1 चार्ज उसके ऊपर है, तो इसका ये मतलब होता है कि सोडियम जो है, सोडियम के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन
लूजली बाउंड है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंड है, सो इट कैन बी इजीली गिव अप। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर सकता है, इट कैन बी इजीली गिव अप हो सकता है। एंड जब कोई भी एटम हो या कोई भी वहाँ पे एलिमेंट में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अगर दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो दिखाता है। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो Na+ का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब Na के लिए ये बात काफ़ी सिंपल है कि वहाँ पे क्या करे, वो Na+ का फॉर्मेशन करे। और Na+ रिलेट किससे कर रहा है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन और किस में होते हैं, नियॉन में होते हैं। मतलब Na+ में प्लस ने नियॉन का कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया है। एंड हेंस फोर्थ इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि Na+ जो है इट इज़ वेरी स्टेबल एंड इट कैन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद द अदर अनायन। ठीक है, ये कैटायन है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, कैटायन कहा जाता है। सो Na+ जो है वो किसी दूसरे अनायन के साथ वहाँ पे क्या फॉर्म कर सकता है, आयनिक कंपाउंड वहाँ पे बना सकता है। मतलब उसकी टेंडेंसी बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉन को देना और इलेक्ट्रॉन को देने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाएगा एंड देन इट विल फॉर्म अ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। सो ये पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये प्रॉब्लम 8.2 का डिस्कशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट डिस्कशन हम करने वाले हैं प्रॉब्लम 8.3 के बारे में। लेट अस डिस्कस। ये प्रॉब्लम 8.2 जो है उसका डिस्कशन किया हुआ है, आप बाद में ये पढ़ भी लेना आपके टेक्स्ट बुक से। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रॉब्लम 8.3, यहाँ पे है प्रॉब्लम 8.3 का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ 496 kilojoules per mole and 737 kilojoules per mole of the first ionization enthalpies of Na and Mg respectively। ठीक है, अब एक्सप्लेन करना है कि अगर सोडियम है, सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है 496 किलोजूल्स पर मोल, वेराज मैग्नीशियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वहाँ पे मैग्नीशियम का दिया हुआ है 737 किलोजूल्स पर मोल, ये दिया हुआ है। अब ये एक्सप्लेन करना है कि सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों है और मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों है। ये पॉइंट आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। सो ये पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए हम यही देखेंगे कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये कंसेप्ट सबसे पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो पता है आपको कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इट इज़ द, यू कैन से, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। तो वो जो पर्टिकुलर एटम है उसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो एक स्टेप पे, तो इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी आपको निकालना है, तो इट इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द पर्टिकुलर एटम। ठीक है, अब अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तब की बात नहीं है, बट वैलेंस शेल में अगर 2, 3, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है और उनको आपको निकालना है, एक एक करके बाहर निकालना है, तो इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ये होते हैं। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते हो वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये वहाँ पे रेफर किया जाता है। सो अगर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सपोज सोडियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है बट मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट हम पहले गौर करते हैं हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर। चलो, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे नियॉन है और यहाँ पे 3s1 है। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे नियॉन है, यहाँ पे 3s2 है। ये सोडियम और मैग्नीशियम के कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। सो आप बोले कि मैम कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन तो हमें भी पता है। सो कॉन्फ़िगरेशन से क्या चीज़ आपको एक्सप्लेन हो रही है ये मैं पहले आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन
एंथैल्पी वहाँ पे कंसिडर होगी, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर ली है, रादर उन्होंने आपको दिया है वहाँ पे वैल्यू। और मैग्नीशियम के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बट दोनों के दोनों एट अ टाइम नहीं है, एट अ टाइम नहीं निकाल सकते हम। मैग्नीशियम से पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मैग्नीशियम से हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद वो हम बोलेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं, सो दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेट मी डिस्कस विद द रिएक्शन। सो यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो इट विल फॉर्म Na+। ये क्या फॉर्म करेगा, वहाँ पे Na+ का फॉर्मेशन करेगा। Mg है यहाँ पे आपका, सो Mg+ फॉर्म होगा और E-। आप बोलोगे यहाँ पे तो मैम 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों जाने चाहिए, तभी मैग्नीशियम इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन अचीव कर पाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, बट इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन अचीव करना इतना सीधा साधा टास्क नहीं होता है। इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन अचीव करना मैग्नीशियम के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एंड व्हेन यू गिव मोर हीट देन इट विल बी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड देन वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखो कि Na+ है, तो Na+ ने यहाँ पे कन्फिग्रेशन कौन सा अचीव कर लिया है, नियॉन का कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया है। सो ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो Na+ का फॉर्मेशन हो रहा है ये स्टेबल हो रहा है, और उस वजह से यहाँ इस एनर्जी के साथ भी क्या होता है, इतनी एनर्जी दो तभी भी Na सोडियम के जो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट मैग्नीशियम में क्या है कि मैग्नीशियम में अगर आप यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करते हैं, यहाँ भी फर्स्ट ही थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही थी। सो Mg+ की अगर हम बात करते तो Mg+ ये कौन सा बेसिकली कैटायन है। Mg+ मतलब क्या है, Mg+ मतलब जो मैग्नीशियम आपका है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12। Mg+ का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के इसमें से कम हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 11 होगा। ये 11 कौन सा एटॉमिक नंबर है, और ये एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर चलो ठीक है, बट ये कौन से इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है, 11। ये किसी भी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। सो Mg+ जो है वो Mg+ उतना वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, इसमें से और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, तब जाके 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है ना वो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, एंड देन मैग्नीशियम विल अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन विच इज़ ऑफ नियॉन। नियॉन का कन्फिग्रेशन फिर मैग्नीशियम अचीव कर पाएगा जब आप सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे, जब आप फिर से मतलब Mg+ को भी अगर आपको स्टेबल यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन को तो निकालना ही पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालोगे, जैसे यहाँ पे देखो ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ यहाँ पे फॉर्म होगा, एंड ये मैग्नीशियम 2+ जो है इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच इज़ इनर्ट गैस में जो नियॉन के इनर्ट गैस में जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर है। इसलिए Na+ जो है वो स्टेबल है, बट मैग्नीशियम 2+ जो है वो ज़्यादा वहाँ पे स्टेबल होगा बाय अचीविंग इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। एंड हेंस अब आपको समझ में आया होगा कि सोडियम के लास्ट शेल में थोड़ा सा ट्रिक या लॉजिक लगाओ। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ही लगेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा ही लगेगी। कॉमन सेंस यहाँ पे इस तरीके से भी आपको याद रखना होगा। हेंस वैल्यूज़ देखो, एक के इसमें 496 किलोजूल्स पर मोल है, वेरएज मैग्नीशियम का अगर आप देखते हो तो मैग्नीशियम में 737 किलोजूल्स पर मोल इतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको मिल रही है। सोडियम के लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन देने से जो सोडियम आयन वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इट हैज़ इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन एज
डिस्कस्ड विद द नियॉन, ठीक है। सो Na+ स्टेबल है, उसमें से फिर से इलेक्ट्रॉन को निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन यू कंसिडर Mg, मैग्नीशियम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से निकाल रहे हो तो वो Mg+ जो है वो Mg+ में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 11 इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसने कोई भी इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन अचीव नहीं किया है। सो Mg+ कम स्टेबल होगा, रादर वो स्टेबल नहीं होगा, Mg+ को और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड देन Mg क्या करेगा, फिर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे एंड देन इट विल फॉर्म Mg2+ आयन विच हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन इट एंड विच हैज़ ऑलरेडी अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, देन इट बिकम्स स्टेबल। सो यहाँ पे ये वैल्यूज़ डिफ़र कर रही है, इसका रीज़न यही है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी हम यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं, प्रॉब्लम 8.4 करके। अब प्रॉब्लम 8.4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इन Na2O2 ये उन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हर एक के ऊपर कितना चार्ज होता है, आयंस की पढ़ाई आपने की है 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड में, 10th में आयंस जो होते हैं उनके बारे में आपने डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पे Na2O2 में जो Na है मतलब सोडियम है, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है ये उन्होंने पूछा है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको ढूंढने का, काफ़ी सिंपल है। जैसे हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि उन्होंने जो मेथड दी हुई है वो भी मेथड बिल्कुल सही है, उसके साथ साथ और भी कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे Na2O2 है, मतलब Na2O2 Na के ऊपर कितना है वो आपको क्या करना है, जानना है। सो यहाँ पे हम वो भी डिस्कशन कर लेंगे, बट आपको ये आ रहा है या नहीं ये पहले आप देखो। प्रॉब्लम 8.4 की मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी सिंपल सा है इसलिए मैंने ये डिस्कस ज़्यादा नहीं किया है। प्रॉब्लम 8.5 की अब हम बात करेंगे। द एटॉमिक रेडाई ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। हाँ, यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जो है उनके एटॉमिक रेडाई के बारे में दिया हुआ है। क्या क्या है, 186 है, यहाँ पे 277 है, कितना है 227 है, यहाँ पे 160 पिकोमीटर, PM। आपको पता है कि एटॉमिक रेडाई जो है वो पिकोमीटर में हम लोग लिखते हैं, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब एक्सप्लेन क्या करना है, उसमें डिफरेंस क्या एक्सप्लेन करोगे, काफ़ी सिंपल है कि देखो यहाँ पे ये जो है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो मैं जो बता रही हूँ। अब यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को थोड़ा सा अलग करो, मैग्नीशियम को अलग करो। आप बोलोगे अलग क्यों करना है, क्या है, ग्रुप S ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो है, S ब्लॉक के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। बट ये जो दो है ना ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ये यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं आपके ग्रुप 1 में, और मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का है, मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का है। सो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप बोलोगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर सोडियम पोटेशियम को अगर आप देखते हो, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस उन्होंने कहा है, तो डिफरेंसेस तो हमें हर एक एस्पेक्ट में देखने चाहिए, हर एक पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है वो हमें देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है उतने ही डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एटॉमिक रेडाई के बारे में दिया हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कि सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जो है वहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है ना, वो एटॉमिक रेडियस चेंज होते जा रही है। मतलब यहाँ पे सोडियम में कितने शेल्स है आप खुद बताओ, 3 शेल्स है। पहले इन दोनों का डिस्कशन